जो आज हम सारा युवा वर्ग एक पैशन खोजता है, पर्पस खोजता है हर काम में, तो खेती से बढ़िया कोई पर्पस ड्रिवन बिजनेस नहीं है। गन्ना कृषि जो है ना रीढ़ है अर्थव्यवस्था की, और गन्ना कृषि पर्टिकुलरली जैसे जो चीनी उद्योग है उसकी रीढ़ कही जा सकती है, उनके बिना कुछ नहीं। बिल्कुल। गन्ना कृषि बैकबोन है और गन्ना दिल है शुगर इंडस्ट्री का। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक हुए हैं, वो अक्सर एक बात को बोलते थे, क्या? कि काश्तकार को दो चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, मार्केट और मानसून। बिल्कुल। और बिल्कुल जाहिर सी बात, बहुत ही गागर में सागर भरने वाली बात उन्होंने कही, केवल एक वैरायटी पे आश्रित ना हो, क्योंकि एक वैरायटी मान लो रोग लग जाता है तो उससे इंडस्ट्री का भी नुकसान है और गन्ना कृषकों का भी नुकसान। प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव ये है कि इस इलाके की पैदावार कम से कम 100 टन की औसत पैदावार हरदोई जनपद की करूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। आज हम नोएडा से 7 घंटे का सफ़र करके लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं। यहाँ पर आए हैं हम इस इलाके की सबसे बड़ी शुगर मिल पर। इस शुगर मिल का नाम है DCM श्रीराम। ये 25 साल पुरानी शुगर मिल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर गन्ना किसानों की समस्या क्या है, उनका जो पेमेंट का इशू रहता है वो एक्चुअल इशू क्या है, साथ में शुगर मिल फंक्शन कैसे करती है, क्लाइमेट चेंज से भी गन्ना की खेती को जोड़ा जाता है। इन सब टॉपिक्स पर एक्सक्लूसिवली बात होगी शुगर मिल डिवीज़न के CEO मिस्टर रोशन लाल तामक जी से। तो इस वक्त हमारे साथ DCM श्रीराम के शुगर डिवीज़न के CEO मिस्टर रोशन लाल तामक जी हैं। आप इनको बहुत सारे एकेडमिक टॉक्स में भी देखते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली आज हमारे टाइम निकाला है। सुबह का टाइम है और काफ़ी हम सुबह से शुरू हो गए हैं शूट करने में। सबसे पहले तो वेलकम टू किसान तक। थैंक यू वेरी मच। सर, शुगर इंडस्ट्री में आप एक बिजनेस लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन मैं देख रही थी आपका गन्ना किसानों से भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। इनफैक्ट आप लोग DCM श्रीराम गन्ना किसानों को ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे वो अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताइए कि सच में जो गन्ना किसान है किन प्रैक्टिसेस को अपनाएं जिससे उनकी पैदावार बढ़े और अच्छा मुनाफा उनको हो। देखिए, मेरा जो जन्म है कृषक परिवार में हुआ है और मैंने सौभाग्य से एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है और पिछले 37-38 साल से खेती से संबंधित व्यवसाय है, यानी कि चीनी उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा आपने कहा कि DCM श्रीराम भी कमिटेड है कि हमारे फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़े, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, और उसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। अब आते हैं आपके मुख्य बिंदु पर कि पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। इसकी शुरुआत होती है खेत की तैयारी से। अच्छा। तो जैसे लेजर लेवलिंग है, ठीक है, कि खेत समतल रूप से तैयार होना चाहिए। ठीक है। लेजर लेवलिंग को हम बढ़ावा काफ़ी हद तक दिया है हमने, ठीक है। और उसके लिए औजार उपलब्ध कराए हैं। उसके 2 फायदे होते हैं। एक, यदि खेत समतल होगा तो समतल खेत में पानी जो है एक सार लगेगा, पानी कम लगेगा, ठीक है, और सारा खेत की फसल एक सार होगी। ठीक है। इसके बाद जो हम सोइल ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट, गन्ने के बीज का उपचार और सोइल का ट्रीटमेंट, इसके लिए विभिन्न प्रकार के एग्रोकेमिकल्स हैं, हम उनको भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि सीड ट्रीटमेंट और सोइल ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है। तब बात आती है बीज। जैसा बीज वैसी फसल। जी। तो बीज की क्वालिटी अच्छी हो, बीज को अच्छे स्वस्थ बीज का हम सिलेक्शन करें, ठीक है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, ठीक है, उसके बाद फिर हम उसकी बुआई करें। ठीक है। तब आती है बात बुआई की। ठीक है। बुआई में जैसे ट्रेंच प्लांटिंग मेथड है। ट्रेंच प्लांटिंग मेथड जैसे ये है, ये ट्रेंच प्लांटिंग विधि से ही बोया हुआ गन्ना है। अच्छा। इसमें ट्रेंच प्लांटिंग माध्यम से क्या करते हैं, ट्रेंच प्लांटिंग का मकसद क्या है? ट्रेंच प्लांटिंग का मकसद ये है कि आपको बीच ये ऐसे बुआई करनी पड़ेगी गन्ने की जिससे कि रो टू रो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो, रो टू रो डिस्टेंस 4 फीट कम से कम हो। ठीक है। और उसमें क्या है, क्यों करते हैं 4 फीट? जिससे कि धूप
हवा और खाद के लिए अननेसेसरी कंपटीशन ना हो, ठीक है, पौधों के बीच में, ठीक है, और उसका जमाव बेहतर हो। ठीक है, तो जमाव यदि बेहतर होगा तो पौधों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, और यदि धूप, पानी और खाद के लिए कंपटीशन नहीं होगा तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो उससे क्या होगा, पौधे की बढ़वार अच्छी होगी, पौधे की मोटाई अच्छी होगी और पौधों की संख्या ज़्यादा होगी। अच्छा, तो जिससे कि पैदावार निश्चित रूप से 10 से 15% बढ़ जाएगी। इसके बाद आती हैं सारी अन्य क्रियाएं। अच्छा, समय पे खाद की जो मात्रा है वो हम सॉइल हेल्थ कार्ड हमने सॉइल टेस्टिंग लैब में एनालिसिस करके लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं कि आप इतना खाद इस मात्रा में इस समय पर डालें। ठीक है, उसके बाद कई बार रोग और कीट लग जाते हैं, उनके उपचार करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। फिर जैसे मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया है जिससे गन्ना गिरे ना, तो मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया भी हम इस पे जोर देते हैं जिससे कि मिट्टी चढ़ाए और गन्ने का हम सीधा खड़ा रहे, अदरवाइज गिरने से इसकी पैदावार कम हो जाती है। तो ये सारी क्रियाएं हैं। बीच बीच में जैसे इंटरकल्चरल ऑपरेशंस करते हैं ट्रैक्टर के माध्यम से जिससे कि खरपतवार न इसमें हो। तो ये सारे लाइफ साइकिल के दौरान सारी एक्टिविटीज़ को हम विधिवत रूप से समय से फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं और उनको वो सारी चीज़ें साधन भी मुहैया करवाने की चेष्टा करते हैं जिससे कि उनको समय से सारी क्रियाएं कर सकें। तो अगर इतने पोर्शन को कोई गन्ना किसान ढंग से सुन लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जितना पैदावार वो कर रहे हैं अपने एक एकड़ में या 1 हेक्टेयर में जो भी है, थोड़ा तो बढ़ा देंगे ये 100%। और जिन किसानों से हम मिले थे उन्होंने बताया भी था कि वो इन्हीं प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पैदावार लगभग डबल कर ली थी। और इस चीज़ को हम और एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं जी। इसमें हमारा जो ध्येय है कि देखिए आज उत्तर प्रदेश की प्रोडक्टिविटी लगभग 80 से 85 टन प्रति हेक्टेयर की है, एवरेज प्रोडक्टिविटी। एक ऐसे कुछ ऐसे जनपद हैं, हाँ, जैसे शामली जनपद है, मुजफ्फरनगर जनपद, जहाँ लगभग 100 टन प्रति हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी है। अच्छा, हमारे इलाके की प्रोडक्टिविटी तकरीबन 80 टन है। जी। तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि यदि शामली जनपद की 100 टन के आसपास पैदावार हो सकती है तो हमारे जनपद की क्यों नहीं हो सकती? जाहिर सी बात है, गैप तो है। दूसरी बात, हमारे एक ही गन्ना कृषक हैं हरियाणा चीनी मिल के नागेंद्र प्रताप सिंह, अच्छा, जिन्होंने 2758 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 275 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार ली, इस प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब एक तरफ 80 टन है, दूसरी तरफ 275 टन है। सेम एनवायरनमेंट है, सेम क्लाइमेट है, सेम प्रजाति है, तो ये गैप तो है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की जमीन, प्रजाति में और जलवायु में वो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो अब हमारा जो सबका कर्तव्य ये बन जाता है कि हम इस गैप को कैसे ब्रिज करें। तो इसके लिए हमने जो वर्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म लगाए हैं, अच्छा, जिससे कि फार्मर्स को खेत पे हम इकट्ठा करके उनको बता सकें, वही फार्मर बताएं कि उन्होंने क्या किया अपने लिए। उनकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं हम उसको पब्लिश किया है जिससे सारे लोगों को जागृत हो सकें कि ये इन्होंने ये कृषि क्रियाएं करके अपनी खेती की पैदावार, गन्ने की पैदावार इतनी बढ़ाई है, तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते। और मेरा ख्याल से आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, DCM श्री राम लिमिटेड की यहाँ 4 चीनी मिलें हैं और हमने लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में निवेश किया है, जिससे कि गन्ने के जो मार्केटिंग के लिए, गन्ने की खरीद के संबंधित काश्तकारों को, गन्ना कृषकों को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने लगातार अपनी कैपेसिटीज में एनहांसमेंट किया है और जिससे कि गन्ने के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ा है और एक उसके साथ अच्छे उत्साह के साथ लोग गन्ने की खेती कर रहे हैं। ओके। किसानों से इतना मिलते हैं, इतना इंटरेक्ट करते हैं, 40 साल से लगभग आप उनके बीच में जा रहे हैं और इंडिया ही नहीं, आप तो बाहर भी किसानों से और एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों से मिले हैं। सिर्फ गन्ना किसानों की बात नहीं करूँगी, ओवरऑल आपको क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि कहाँ हैं किसान जो पिछड़ जाते हैं या क्या प्रॉब्लम है उनकी जो वो पीछे रह जाते हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक हुए हैं, वो अक्सर एक बात को बोलते थे, क्या?
कि काश्तकार को दो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जी मार्केट और मानसून। बिल्कुल। और बिल्कुल जाहिर सी बात, बहुत ही गागर में सागर भरने वाली बात उन्होंने कही। मार्केट के लिए गन्ना, जो हालांकि आप कह रहे हैं कि दूसरे सेक्टर की बात करें, बट एक बुनियादी बात है। सबसे पहले हमें मार्केट डेवलप करनी पड़ेगी। गन्ने के प्रति गन्ने के प्रति रुझान क्यों है? क्योंकि मार्केट सुनिश्चित है। तो मार्केटिंग सुनिश्चित करने के लिए हमें एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे कि जो काश्तकार हैं, जो कृषक हैं, उनको अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की दुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। ये बुनियादी बात है। ठीक है। इसके लिए दो पाथवेज हैं, बायो एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग। एक तो बायो एनर्जी सेक्टर है, जिसमें चाहे जैसे एथेनॉल का उदाहरण लें, हम दूसरे बायो एनर्जी जैसे बायोमास का आजकल काफ़ी रुझान है, बायोमास पर आधारित काफ़ी सारे उद्योग डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट की भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं। तो एक तो बायो एनर्जी का पाथवे है कि हम किसान जो है हमारा ऊर्जादाता कैसे बने, एक तो चीज़ ये। दूसरी फूड प्रोसेसिंग। भारतवर्ष में फूड प्रोसेसिंग अभी काफ़ी कम मात्रा में है अन्य देशों के मुकाबले। इस पे भी गवर्नमेंट का फोकस है, कॉर्पोरेट सेक्टर का भी फोकस है। इसको गति देने की ज़रूरत है, जिससे कि काश्तकार लोग हैं, कृषक लोग हैं, उनको अपनी फसल वो उनको बेच दें जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ है। तो ये दो पाथवे ऐसे हैं जिससे कृषि की तरक्की हो सकती है। दूसरी बात मानसून की। मानसून से मेरा मतलब है, जल तो जीवन का आधार है जी। और जो साफ जल है उसका तकरीबन 80% खेती में इस्तेमाल होता है भारतवर्ष में। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। तो पानी का बचाव कैसे करें जी। और पानी का बचाव करने के लिए भी हर स्टेज पे करना पड़ेगा, मतलब जल संचयन और जल संरक्षण। जी, ये सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी कि गन्ना तो होता है ना, पानी को कंज्यूम करने वाली फसल है, तो क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ा है, इसमें सॉइल के लिए भी बात उठती है कि गन्ना जहाँ पैदा होता है वहाँ की सॉइल की भी हेल्थ कैसे रखी जाए। तो दोनों पॉइंट का आप आंसर कर दीजिए अब। तो उसमें ये है कि जैसे जल का संचयन कैसे करें और जल का हम संरक्षण कैसे करें, दोनों बातों पर अपने को जोर देने की जरूरत है। जैसे हमने अपने कैचमेंट एरिया में लगभग 108 वाटर पॉन्ड्स डेवलप की है, जिससे कि रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकें। इसके अलावा जैसे कई सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जैसे ट्रेश मल्चिंग, जो पत्ती होती है इसकी, जैसे ये पत्ती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पत्ती से ये पत्ती जो नीचे गिर जाती है, इसको ट्रेश श्रेड करते हैं। जैसे ट्रेश श्रेडर है उधर, तो ट्रेश श्रेडिंग करके उसको मल्च करते हैं, जमीन पे बिछाते हैं। ठीक है। उसका क्या असर होता है, जो ट्रेश मल्चिंग हो जाती है, तो ट्रेश मल्चिंग से उसमें मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा। और दूसरी बात, जो ऑर्गेनिक कार्बन है जी, ऑर्गेनिक कार्बन की लगातार हमारी जमीन में कमी हो रही है। तो ऑर्गेनिक कार्बन मुख्य आधार है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हम दो काम कर रहे हैं। एक तो जो पत्ती है इसको श्रेड करके मल्च करके जमीन पे बिछा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो कंपोस्ट है, जो हमारा वेस्ट है, ठीक है, जैसे हमारी यहाँ से मैली भी निकलती है, ठीक है, इससे चीनी मिल की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और प्लस काऊ डंग है, हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट है, कूड़ा करकट कचरा है, उसको हम सड़ा करके कंपोस्ट के रूप में तैयार कर रहे हैं। और हमने तकरीबन अपने एरिया में 20,000 कंपोस्ट पिट तैयार किए हैं, जिससे कि काश्तकार खाद के रूप में उसका इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल। तो ये, और उससे कंपोस्ट यदि डालेंगे तो उसमें पानी का भी सोखने की क्षमता बढ़ेगी, तो पानी भी कम लगेगा। तो ट्रेश श्रेडिंग, ठीक है, एंड मल्चिंग, कंपोस्टिंग, अल्टरनेट फ्लो सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन के लिए भी हमने दो बहुत जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ एक करार किया है कि हमारे इलाके में ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दें। शुरुआत है, अभी उस स्केल पे तो नहीं पहुंची है, पर ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि न केवल पानी की बचत हो, पर खाद की भी बचत हो और पैदावार में भी बढ़ोतरी हो।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि समस्या है, लेकिन अगर उसके निदान पे बात करी जाएगी जी। तो ये दोनों समस्या रहेंगी ही नहीं, कि पानी की जो प्रॉब्लम है या सॉइल हेल्थ की भी जो प्रॉब्लम है। और आप काफी सारे इनिशिएटिव्स ले भी रहे हैं इन दोनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, ताकि प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे और हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित हाँ सही से रहे, कंजर्व करें। कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट हैव टू गो टुगेदर। यस। और कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए मिट्टी और पानी जी दो मुख्य आधार हैं। जी इनको अपने को संजो के रखना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा, जी तभी हमारी खेती मजबूत होगी। बिल्कुल। और ये अब कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं इस चीज के बारे में कि मतलब कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट दोनों को साथ साथ ही चलाना है, एक पे हमको सारा भार नहीं डालना है, वरना दूसरा सिस्टम हिल जाएगा। बिल्कुल। सर एक चीज और पूछ रही थी, कभी कभी ये जो रोग की बात होती है, एक लाल सड़न रोग जिसको कैंसर कहते हैं इनफैक्ट, गन्ने का, हाँ गन्ने का, उसका क्या बचाव कर सकते हैं किसान? क्यों लगता है? जिस वैरायटी में लगता है, वंडर वैरायटी थी पहले वो, हाँ, 238, 238, हाँ, लेकिन अब उसी में ये रोग बहुत लग रहा है, तो बहुत सारे किसान परेशान होते हैं। वो क्या करें इसके लिए? उसके लिए देखिए, इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। ठीक है। रेड रोड के लिए देखिए, रोग लग सकते हैं और ऐसा नामुमकिन है कि बिल्कुल कोई भी वैरायटी रोग मुक्त हो जी, परंतु हमें यदि कोई अच्छी चीज़ है उसको संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है। और उसके 3 मेन स्टेप्स हैं जो अपने को लेने चाहिए। प्रिवेंशन, ठीक है। क्यूरेशन ठीक है। एंड रिजुविनेशन, यानी कि हम बचाव कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने सीड ट्रीटमेंट की बात करी, ठीक है। तो सीड ट्रीटमेंट से हम, सीड सिलेक्शन एंड सीड ट्रीटमेंट से हम काफ़ी हद तक उसका बचाव कर सकते हैं। वो मैं तकनीकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि क्या ठीक कर है। सकते हैं। जैसे बैगल, कई सारी हेक्सा स्टॉप का स्प्रे है, अच्छा। तो वो एक डिटेल्स का मैटर है, बट बेसिकली सीड ट्रीटमेंट और सीड सिलेक्शन पे फोकस होना चाहिए। हेल्दी सीड का चयन करें। ठीक है। दूसरी बात, मान लो फिर भी बीमारी आ जाती है, ठीक है। तो बीमारी आ जाती है तो उसकी रोगिंग करें, जिससे कि दूसरा उसका इन्फेक्शन जो है ना ज़्यादा फैले ना, ठीक है। उसको हम निकाल करके उसको नष्ट करें। ठीक है। तीसरी बात, जिस खेत में मान लो कीटाणु हो गए वहाँ पर, तो उसमें क्रॉप रोटेशन कैसे करें। क्रॉप रोटेशन कर दे, गन्ने की जगह दूसरी फसल बो दें, अच्छा, जिससे कि उसमें मिट्टी में वो कीटाणु नष्ट हो जाए और हमारा क्रॉप रोटेशन हो जाए। जी। और चौथी बात कि जो अगेन इसकी सीड नर्सरी तैयार करें, और हेल्दी सीड होगा तो निश्चित तौर पे अगली फसल भी हमारी हेल्दी होगी। उसके लिए एक सीड नर्सरी का बाकायदा प्रोग्राम चलना चाहिए, जिससे कि हेल्दी सीड काश्तकार अपने लिए यूज कर सकें। और चौथा ये है। और पांचवी बात ये है कि हमारे वैज्ञानिकों को जो ये वैरायटी टेस्टिंग करते हैं, उस वैरायटी टेस्टिंग ऑफ कोर्स एक क्राइटेरिया होता है। अच्छा। तो ऑब्वियसली ये साइंटिस्ट लोगों का ही वो है, डोमेन है, कि कैसे हम अपनी वैरायटीज़ को विकसित करें जिससे कि उसमें रेसिस्टेंस लेवल ज़्यादा डेवलप हो, जिससे कि कम से कम रोग लग सके। 4-5 चीज़ें कर सकते हैं। 238 के अलावा और अच्छी वैरायटी कौन सी है? हाँ, बहुत अच्छी सारी, काफ़ी सारी पाइपलाइन है। अच्छा। जैसे 14-201 वैरायटी है, अच्छा। 118 एक वैरायटी है, जी। 15-030 एक तीसरी वैरायटी है। अच्छा। तो इस पे इंडस्ट्री और रिसर्च जी। और गन्ना विभाग तीनों लोग आपस में मिलकर के गन्ना किसानों को इन वैरायटीज़ की जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि गन्ना किसान इन अच्छी वैरायटीज़ को अडॉप्ट करके अपना एरिया बढ़ाएं, जिससे कि संतुलित हमारी वैरायटल बैलेंस भी एक स्थापित हो, केवल एक वैरायटी पे आश्रित ना हो। क्योंकि एक वैरायटी मान लो रोग लग जाता है तो उससे इंडस्ट्री का भी नुकसान है और गन्ना कृषकों का भी नुकसान। जी। तो सर गन्ना की खेती तो बड़ी ट्रेडिशनल रही है, 100 साल से पुराना इतिहास है, लेकिन फ्यूचर क्या है गन्ना की खेती का? आज जो चुनौती है वो चुनौती ये है कि हम युवाओं को कैसे खेती में आकर्षित करें, और उसके जो 3-4 ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए जाने चाहिए जिससे कि युवा आकर्षित रहें खेती में। नंबर 1 बात, उसमें क्लियर कट एक सॉल्यूशन है कि मशीनीकरण। जी। मशीनीकरण को बढ़ावा दें, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर, जी, खेती को आसान कैसे बनाएं, जी, क्योंकि टेम्परेचर भी राइज कर रहे हैं, जी, और जहां मशीन काम कर सकती है वहां मनुष्य काम क्यों करें। तो मशीनीकरण, जैसे हमने दूसरे देशों में भी देखा कि मशीनीकरण काफ़ी हद तक हो गया है। तो आज
एग्टेक के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे सामने कई सारे विकल्प हैं जिससे हम टेक्नोलॉजी को भी खेती में एम्बेड कर सकते हैं। तो यदि मैं इसको आप समराइज्ड मैनर में बोलूं तो 3-4 चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे कि हम युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 1, मशीनीकरण को बढ़ावा दें। दूसरा, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, पर्टिकुलरली एग्री टेक्नोलॉजी जो एग्टेक है, उसको हम खेती में शामिल कैसे करें, प्रिसीजन फार्मिंग को कैसे बढ़ावा दें। और तीसरी बात यह है कि खेती जो है, जो आज हम सारा युवा वर्ग एक पैशन खोजता है, पर्पस खोजता है हर काम में, तो खेती से बढ़िया कोई पर्पस ड्रिवन बिजनेस नहीं है। क्योंकि आप ह्यूमैनिटी की, फार्मिंग कम्युनिटी की भी सेवा कर रहे हैं जी। और एक पर्पस के साथ भी अलाइन करने की ज़रूरत है। और हमें अपने कॉलेजेस के सिलेबस में भी एग्रीकल्चर को सारे स्टूडेंट्स को कायदे से हमें कवर करना चाहिए कि खेती एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और खेती को प्रॉफिटेबल भी टेक्नोलॉजी की मदद से और बेहतर टेक्नोलॉजीज़ की मदद से खेती को लाभप्रद बनाया जा सकता है। और ऐसे कई सारी सक्सेस स्टोरी हमारे सामने है। यदि हम सारी चीज़ों पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर युवा आकर्षित होंगे। इसको दूसरे तरीके से बोलें, पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ों को एग्रीकल्चर सर्व करती है अच्छे से। सच का है। तो बस ज़रूरत इस बात की है कि मशीनीकरण को और एग्टेक को बढ़ावा दें जिससे कि युवा इसमें आकर्षित हो सकें और खेती को हम ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर पे हमारा फोकस होना चाहिए। ओके सर, 120 साल पुरानी शुगर इंडस्ट्री है, आप खुद 40 साल से इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे, शुगर मिल का फ्यूचर क्या है, क्या आप आने वाले टाइम में देखते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? ओवरऑल एक शुगर मिल इंडस्ट्री को आपसे समझना चाहेंगे और साथ में DCM श्रीराम के बारे में भी जानना चाहेंगे। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट है इस एरिया का, और ऐसे एक नहीं 4 प्लांट चल रहे हैं जिनको आप एक बड़े मतलब हब के रूप में यहाँ एस्टैब्लिश किए हुए हैं। DCM श्रीराम लिमिटेड ने 1996 में अपना इस क्षेत्र में पहला प्लांट स्थापित किया था। ठीक है। जिसकी की कैपेसिटी 3500 TCD की थी उस टाइम पे, और हमने 22 लाख कुंटल गन्ने की क्रशिंग की थी। अच्छा। उसके बाद हमने 2 प्लांट नए और लगाए, एक प्लांट का एक्विजिशन किया। तो अब हमारी 4 फैक्ट्रीज हैं और हमारी क्रशिंग कैपेसिटी 41,000 TCD की है। पिछले साल हमने तकरीबन 6.5 करोड़ कुंटल गन्ने की पेराई की है। अच्छा। और इस इंडस्ट्री की खास बात यह है, इसके अलावा गन्ने की पेराई के अलावा एथेनॉल की हमने इस बीच में प्लांट लगाए हैं। तकरीबन 18 करोड़ लीटर एनुअल की हमारी उत्पादन क्षमता है एथेनॉल की। अच्छा। और हमारे पावर प्लांट भी यहाँ स्थापित हैं जिससे 160 मेगावाट हम पावर प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कुछ कंज्यूम करते हैं, कुछ हम UPPCL को एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अन्य प्लांट्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। तो जहाँ तक इस इंडस्ट्री का सवाल है, इस इंडस्ट्री की खास बात यह है कि काश्तकारों के साथ एक तो सीधा संबंध है, 365 डेज का इंगेजमेंट है, और बीच में कोई इंटरमीडिएशन नहीं है। तो सारा पेमेंट काश्तकारों को सीधा उनके खाते में जाता है, और आज से नहीं जाता है, तकरीबन पिछले 21-22 साल से जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरा, उनके गन्ना विकास में, पैदावार बढ़ाने में लगातार उनका साथ देते हैं, और यहीं पर सब लोग आपसे मिलजुल के काम करते हैं। जहाँ तक इस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, देखिए पिछले तकरीबन 20-25 साल में काफ़ी चेंजेस हुए हैं इंडस्ट्री में। पहले इंडस्ट्री केवल शुगर बनाती थी जी। उसके बाद पावर बनाने लगी कोजनरेशन के रूप में जी। उसके बाद फिर एथेनॉल अब बनाने लगे। पिछले 5-7 साल से काफ़ी एथेनॉल में रुझान हुआ है। तो एक शुगर कम्प्लेक्सेस बायो एनर्जी हब के रूप में स्थापित हुए हैं, और स्लोली मुझे ऐसा लगता है कि जो गन्ने के अलावा दूसरी फसलें जो इलाके में होती हैं, उनकी फूड प्रोसेसिंग का भी समय आएगा और उसकी फूड प्रोसेसिंग की भी फैसिलिटी स्थापित होंगी। अच्छा। तो शुगर इंडस्ट्रीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू, हैव बीन कन्वर्टेड इनटू बायो एनर्जी हब्स, and later on my guess is that certainly sugar industries will become the food processing hubs। तो जिससे कि इलाके की सारी जो भी खेती होती है वो सारी खेती को प्रोसेसिंग करने का एक सेंटर बनेंगे, जिससे कि इलाके की भी तरक्की होगी, खेती की भी तरक्की होगी और उद्योग की भी तरक्की होगी जी। क्योंकि एकदम गाँव के बीच में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप है, और इलाके की सर्वांगीण विकास के लिए, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए
शुगर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है। सारी इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, सारी इकोनॉमिक्स को प्रभावित करता है और एक बहुत अच्छा मॉडल है शुगर इंडस्ट्री। सर 10-15 साल तो आप इस एरिया में रहे हैं, फिर गुड़गांव मूव कर गए, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, क्या मिस करते हैं? इस एरिया में रहना या गुड़गांव पसंद है? ऑब्वियसली ये जो इलाका है, इस इलाके में जो ग्रीनरी है, शुद्ध वायु है, लोगों से मिलना जुलना है और खेतों में उन लोगों को काम करते वक्त उनसे इंटरेक्शन करना है, इसका एक अपना अनुभव, एक आनंद है जी। फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, उनसे साथ संवाद स्थापित करना उनको, तो ये एक अलग अनुभव है। परंतु समय के साथ साथ सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो दिल्ली में गुड़गांव में ही रहना पड़ता है जी। तो दोनों के अपने अपने ज़रूरत है, व्यवसाय की ज़रूरत है जी। ये तो है खैर, हाँ दोनों का अपनी नीड है, लोग उसके हिसाब से रहते हैं। हाँ मैं खुद यहाँ आई तो मतलब लगा एकदम अलग ही शांत, एकदम अच्छा इलाका है, ग्रीनरी है, AQI बहुत अच्छा है यहाँ गुड़गांव से। हाँ तो वो चीज तो है। कभी सोचा है कभी फ्यूचर में कभी खेती करेंगे? और गन्ने के अलावा अगर करी कभी तो क्या करेंगे? गन्ने के अलावा किसमें और इंटरेस्ट है? मैं तो जन्म से कृषि परिवार में जन्मा ही हूँ, बताया आपने, पढ़ाई करी है और खेती में इतना जिंदगी बिताई है अब तक का सब, तो खेती के प्रति एक नेचुरल लगाव है। वो मैं देख रही थी, मैं आपको बता दूं, आप किसानों से इतना अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे थे, सारे किसान आपके पास आ रहे थे, ये समस्या वो समस्या, और मैं देख रही थी इतना पेशेंटली, मतलब 150-200 किसान थे और आप बड़ा आराम से उनको सुन रहे थे, बता रहे थे सब, तो वो मैं प्रेम तो देख चुकी हूँ। तो वो तो देखिए मैं बताऊं, गन्ना कृषि जो है ना रीढ़ है अर्थव्यवस्था की, और गन्ना कृषि पर्टिकुलरली जैसे जो चीनी उद्योग है उसकी रीढ़ कही जा सकती है, उनके बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल, गन्ना कृषि बैकबोन है और गन्ना दिल है शुगर इंडस्ट्री का। यदि गन्ने की क्वालिटी क्वांटिटी ठीक होगी तभी ये इंडस्ट्री प्रोस्पर कर सकती है जी। और गन्ना कृषि और चीनी उद्योग दोनों के एक दूसरे के पूरक और पोषक हैं। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल फंडामेंटल बात है। करेक्ट। तो जहाँ तक अब बात आती है कि भविष्य में क्या योजना है, तो ऐसी कोई योजना तो अभी तो नहीं बनाई है। तो जहाँ जैसे जैसे समय बीतेगा चीज़ें निकलती चली जाएंगी। परंतु जो मेरा एक प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव है, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव ये है कि इस इलाके की पैदावार कम से कम 100 टन की औसत पैदावार हरदोई जनपद की करूँ। ओके, ये एक निश्चित तौर पे हमारी कंपनी का भी लक्ष्य है, DCM श्रीराम लिमिटेड का भी लक्ष्य है। और ये हमारा भी प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि उद्योग भी फले फूले, कृषकों की भी आर्थिक तरक्की हो और इस इलाके की भी तरक्की हो। ये एक निश्चित तौर पे एक उद्देश्य है। बहुत अच्छी सोच है, और मैं कहूँगी DCM श्रीराम का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है कि वो ये सोच रहे हैं कि कम से कम इस इलाके में जो गन्ना किसान है वो 100 टन पर हेक्टेयर की एवरेज प्रोडक्टिविटी कम से कम होनी चाहिए। अगले 3 साल का हमारा लक्ष्य ये है कि हम इसको किसी भी तरीके से अचीव करें, फार्मर्स को ट्रेन करें, उनको सपोर्ट करें, उनको एजुकेट करें। ठीक है, एंड थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड इट इज आई होप वी हैड अ ग्रेट कन्वर्सेशन एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।